हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे आज के सेशन में हमारा चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम को एक बार एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिवीजन करेंगे। तो जो हमारा कंबशन एंड फ्लेम का चैप्टर था उसमें हमने कंबशन और फ्लेम की पूरी डिटेल पढ़ लिया था कि कंबशन का प्रोसेस क्या है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन यानी एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है और वो लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है, उसे हमने बोला था कंबशन। तो देखो इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है, जिन्हें और जो कंबस्टेबल जिनका कंबशन इजीली हो सकता है, यानी जिनका कंबशन होगा उन्हें हम कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलेंगे। तो देखो ये जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है इन्हें हम फ्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। यानी ये फ्यूल जो है ये कंबस्टेबल सब्सटेंस होगा। तो देखो ये पूछ रहा है, जो आपको इसमें एक एग्जांपल्स पूछा है, ये देखो एग्जांपल कौन कौन से हैं जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ये जो फ्यूल के रूप में यूज होते हैं वो है काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी एक्सेट्रा। ये जो मटेरियल्स हैं, यानी ये जो सब्सटेंस है, ये कंबस्टेबल सब्सटेंस है, इनका कंबशन बहुत इजीली हो जाता है। अब देखो यहाँ हमने कंबशन की डेफिनेशन देखी थी कि कंबशन का डेफिनेशन क्या है। तो हमने कंबशन के डेफिनेशन देखो, यहाँ आपको एक एक्टिविटी बता रहा है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये हमने हमारे लास्ट सेशन जो प्रीवियस लेसन्स रहे थे उनमें हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो, मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा। तो यानी ये मैग्नीशियम की बर्निंग को बता रहा है कि जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो इस तरह से मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा और एक वाइट कलर का बहुत तेज फ्लेम के साथ आपको लाइट मिलेगा। तो यानी ये बता रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जब आप इसको बर्न करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। We can perform a similar activity with a piece of charcoal। चारकोल के साथ भी सिमिलर एक्टिविटी कर सकते हैं, बट जो चारकोल होगा, जब चारकोल में जब आप देखोगे कंबशन का प्रोसेस तो वो ओनली फॉर ग्लो करेगा, उसमें आपको फ्लेम यानी लाइट जो है वो फ्लेम की फॉर्म में नहीं होगी, वहां लाइट ग्लो की फॉर्म में होगी। नेक्स्ट देखो इसमें क्या आता है, वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर, वी नाउ दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा, बट वो जो लाइट होगी वो ग्लो की फॉर्म में होगी। नेक्स्ट देखो क्या आता है, जो कंबशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। यानी कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है, जब भी आप किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं उसमें कंबशन का प्रोसेस देखते हैं तो उससे आपको हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा और ये केमिकल प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट देखो, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। यानी जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है, कंबशन की प्रोसेस को शो कर रहा है, उसे हम बोलेंगे कंबस्टेबल सब्सटेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल। यानी जो कंबस्टेबल सब्सटेंस जितने भी हैं उन्हें हम फ्यूल बोलते हैं। तो यहाँ जो हमने जो सब्सटेंस पढ़े थे ये सब क्या है, फ्यूल है। तो ये जो फ्यूल है इन्हें हम क्या बोलेंगे, कंबस्टेबल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, sometimes light is also given off during combustion either as a flame or as a glow। जो लाइट है वो फ्लेम की फॉर्म में भी हो सकती है और ग्लो की फॉर्म में भी हो सकती है। इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टेबल सब्सटेंस। यानी जो मैग्नीशियम और जो चारकोल है, जब आप इनको बर्न करते हैं तो इनसे हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, यानी ये कंबस्टेबल सब्सटेंस है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या आता है, आपको एक एक्टिविटी दे रहा है यहाँ कि इस एक्टिविटी में आपको ये शो हो रहा है कि कंबशन की प्रोसेस के लिए हम बोल रहे हैं कि जो एयर है यानी जो ऑक्सीजन गैस है वो एक नेसेसरी कंपोनेंट है कंबशन की प्रोसेस के लिए। फर्स्ट हमने कंपोनेंट क्या देखा कि जब तक हमारे पास कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है यानी फ्यूल नहीं है, आप कंबशन का प्रोसेस नहीं करवा सकते। अगर आपके पास कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस है तो सेकेंड पॉइंट आता
आता है कि आपके पास एयर प्रेजेंस होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंस होनी चाहिए। यहाँ देखो क्या किया है कि एक कैंडल है हमारे पास, वो कैंडल अभी बर्न है, उसमें कंबशन हो रहा है, उस कैंडल को हमने एक चिमनी से कवर कर दिया। ठीक है, ये जो चिमनी से हमने इस कैंडल को कवर कर दिया, और नीचे जो हमने 2 वुड के रोड रखे हुए, उस चिमनी को वुड के रोड पे रखा, तो एयर क्या है, यहाँ से पास आउट हो रही है, यहाँ से अंदर जाएगी एयर। और अगर आप इन वुड के रोड को हटा दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही आपने हटाया अब एयर अंदर जा नहीं पाएगी, तो जो ऑक्सीजन है, जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी एट प्रेजेंट, उससे कैंडल कंबशन शो कर रही है, यानी वो धीरे धीरे जलती है। यहाँ अच्छे से जल रही थी, यहाँ उसके जलने की जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाती है, और फिर कुछ सेकंड के अंदर ही जो कैंडल है वो पूरी बुझ जाती है, यानी उसके अंदर कंबशन जो है वो बंद हो जाता है। तो इस जो एक्टिविटी है उससे हमें पता चलता है कि कंबशन की प्रोसेस के लिए एयर जो है वो एक नेसेसरी फैक्टर है। इसमें देखो क्या बोल रहा है आपको कि कंबस्टेबल सब्सटेंस के नेम पूछ रहा है। ये जो सब्सटेंस दे रखे इनमें से आपको ये पूछा है कि कौन सा कंबस्टेबल और कौन सा नॉन कंबस्टेबल है। कंबस्टेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो इनका कंबशन इजीली हो जाता है, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस ऐसे जिनका कंबशन इजीली नहीं हो सकता। तो देखो वुड का कंबशन हो जाएगा, पेपर का भी होता है, आयरन नेल का कंबशन नहीं होता है, कैरोसिन ऑयल कंबस्टेबल सब्सटेंस है, स्टोन पीस नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है, स्ट्रॉ नॉन कंबस्टेबल, चारकोल कंबस्टेबल सब्सटेंस, मैच स्टिक्स कंबस्टेबल सब्सटेंस, एंड जो ग्लास है ये नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है। तो यानी आपको कंबस्टेबल सब्सटेंस जो कंबशन इजीली शो करते हैं वो कंबस्टेबल सब्सटेंस है। देखो फिर क्या आता है, वी फाइंड दैट फॉर कंबशन, यानी ये जो एक्टिविटी हमने अभी देखी है, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि एयर इज नेसेसरी, एयर नेसेसरी है कंबशन की प्रोसेस के लिए। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए, जो केस ए था यहाँ कैंडल फ्रीली बर्न हो रही थी। व्हेन air can enter the chimney from below, in case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produces smoke, यानी बहुत लो फ्लेम के साथ अब कैंडल जलेगी, यानी उसका जो फ्लेम है पहले के कंपैरिजन अपने आप कम होता जाएगा और वो लहराते हुए जलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी जब बुझता है ना जब कैंडल, तो उसका फ्लेम जो है मतलब हल्का हल्का मोशन उसमें स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक, वो स्मोक भी प्रोड्यूस करने लग जाएगी। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल, यानी जब आपने यहाँ से वुडन के जो रॉड थे उनको हटाया तो जो इसके अंदर एयर प्रेजेंट थी उससे कैंडल लो फ्लेम के साथ ही जलेगा। लेकिन जब आप 2 मिनट के यानी कुछ सेकंड के बाद जब हम देखेंगे तो जो कैंडल है वो बिल्कुल जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी एयर प्रेजेंट थी वो उतनी एयर कैंडल ने यूज कर ली है। अब देखो इससे हमें पता लग गया कि एयर एक नेसेसरी फैक्टर है। अब देखो क्या है, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखो सन से जो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है वहां हम उसे कंबशन नहीं बोलेंगे, वहां एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिससे कि हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस, आप इनका हायर क्लासेस में स्टडी करेंगी। फिर देखो नेक्स्ट क्या आता है, यू माइट हैव हियर दैट व्हेन द क्लॉथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर, जैसे मान लो अगर किसी पर्सन को आग लगती है, उसने कपड़े पहन रखे हैं, आग लग गई, तो जो आग लगी है वो लग चुकी है उसको, लेकिन उसकी आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है कि हम उसको एक ब्लैंकेट से कवर करते हैं। ब्लैंकेट से कवर करने का रीजन क्या है, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन थी, जब तक जिस पर्सन की आग लगी है जब तक वो इस ऑक्सीजन के कंटिन्यू टच में रहेगा, यानी उसकी आग और ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि आग जो ऑक्सीजन है वो एयर में ही तो प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही आप इसे कंबल से किसी ब्लैंकेट से आप उसे कवर कर दोगे तो वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है उस पर्सन के क्लॉथ से या जो कंबस्टेबल जो सब्सटेंस है उससे जो कांटेक्ट था वो कांटेक्ट वहां से हट जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसके आग बुझ जाएगी। देखो क्या है, द पर्सन इज कवर्ड विद ए ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, कैन यू गेस वाई, कैसा क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या है कि इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन का कांटेक्ट कट करने के लिए हम उसे ब्लैंकेट से कवर करते हैं। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, डज ए मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ,
How does it burn? You must have had an experience of burning a piece of paper. यानी आप एक पेपर को भी जला के देख लो। तो यहाँ आपसे यही पूछा है कि जो मैच स्टिक है वो क्यों जल जाती है। तो देखो क्या रीजन आता है कि जो कपड़ों में जो आग लगी उसे ब्लैंकेट से इसलिए कवर किया ताकि ऑक्सीजन से जो है वो कांटेक्ट रुक जाए। फिर देखो जैसे फॉरेस्ट फायर का एग्जांपल है कि बेसिकली जो फॉरेस्ट फायर है वो हमें समर की सीजन में ही क्यों देखने को मिलती है। हमने नेसेसरी फैक्टर में क्या क्या पढ़ा था, नेसेसरी फैक्टर में हमने पढ़ा था कि फ्यूल होना कंपलसरी है। सेकंड पॉइंट हमने इसी में स्टडी किया था कि एयर प्रेजेंस होना जरूरी है। और थर्ड पॉइंट जो हमने इसमें स्टडी किया था वो हमारा थर्ड पॉइंट था इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, तो देखो जो इग्निशन टेम्परेचर था वो हमने क्या पढ़ा था, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहां कोई सब्सटेंस जलना शुरू हो जाता है, यानी बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हमने बोला था इग्निशन टेम्परेचर। तो देखो जो ये जो पेपर है आपका, जो नोटबुक है वो जलना क्यों नहीं जल जाती रखे हुए, क्योंकि उसका एक इग्निशन टेम्परेचर जो इसे चाहिए, जो उसके बर्निंग के प्रोसेस के लिए जो कंपलसरी टेम्परेचर है वो उसे नहीं मिल रहा। जब आप हीट दोगे तभी वो टेम्परेचर को गेन करेगा। तो देखो जो फॉरेस्ट फायर है वो बेसिकली समर सीजन में देखने को मिलती है, क्योंकि समर सीजन में क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो यहाँ जो भी ग्रासेस है, जो ड्राई ग्रासेस, ड्राई लीव्स जो है, उनका कंबशन होने के लिए, उनको जलने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल जाता है गर्मियों के सीजन में। और गर्मियों जैसे उन्हें टेम्परेचर मिलेगा, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कंबस्टेबल सब्सटेंस ड्राई लीव्स या ड्राई ग्रासेस हो जाएंगी और वो जलना स्टार्ट हो जाता है। देखो ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर, फ्रॉम ग्रासेस इट स्प्रेड्स टू ट्रीज एंड वेरी सून टू होल फॉरेस्ट इज वन फायर। It is very difficult to control such fires, और फिर इस फायर को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो कंबशन की प्रोसेस है उसके लिए इंपॉर्टेंट जो 3 फैक्टर्स थे, 3 नेसेसरी फैक्टर्स थे, वो हमारे थे फ्यूल, एयर एंड इग्निशन टेम्परेचर। देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, यही है इग्निशन टेम्परेचर कि क्या है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या था कि यानी जिस पर भी वह टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस आपका है वो जलना स्टार्ट हो जाता है, वो ही इग्निशन टेम्परेचर है। फिर देखो इसमें नेक्स्ट आता है कि जो मैच स्टिक है वो किस कारण जलना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो व्हाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स। देखो क्या होता है, जो मैच बॉक्स है आपका, जो मैच स्टिक है उसके ऊपर यहाँ पर एक केमिकल्स लगाया हुआ होता है। वो जो केमिकल है वो केमिकल एक्चुअल में क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ ए मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड। यानी ये जो वुड है आपका पीछे का, और वुड का आगे जो केमिकल्स लगाए हुए हैं वो केमिकल्स कौन कौन से हैं, वो है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और वाइट फॉस्फोरस होता है। और आपका जो मैच स्टिक है, मैच स्टिक का जो बॉक्स है, तो यानी जो मैच बॉक्स है, उस मैच बॉक्स पर आपने देखा होगा साइड की जो सरफेस होती है वो होती है रेड कलर की। तो वो जो रेड कलर की क्यों है, क्योंकि उसके साइड में केमिकल्स लगाया था। वो केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, उसमें ग्लास का पाउडर होता है प्लस रेड फॉस्फोरस। ये रेड फॉस्फोरस का जो मिक्सचर है वो वहां लगाया हुआ होता है। तो जैसे ही आप मैचस्टिक को उसकी रफ सरफेस जो है जहां पर रेड फॉस्फोरस और ग्लास का जो पाउडर उसका मिक्सचर है, वहां जैसे ही आप मैचस्टिक को रब करते हैं, रब करने से जो मैचस्टिक पर जो व्हाइट फॉस्फोरस था हमारा, ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये रेड फॉस्फोरस में चेंज हो जाता है। देखो क्या है, व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ए रफ सरफेस व्हाइट फॉस्फोरस गॉट इग्नाइटेड ड्यू टू द heat of friction. This started the combustion of the match. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users.
नेक्स्ट देखो इसमें क्या आता है कि जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस था वो रेड फॉस्फोरस में चेंज हो गया। जैसे ही वो रेड फॉस्फोरस में चेंज होगा तब क्या होगा, देखो दिस डेज द हेड ऑफ सेफ्टी मैच कंटेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास, यानी जो रबिंग सरफेस थी वो मैंने अभी आपको किसका बताया, ग्लास पाउडर्ड और रेड फॉस्फोरस का बना हुआ होता है। एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस when the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus। फिर जैसे ही वो white phosphorus जो था वो red phosphorus में convert होगा, this immediately reacts with potassium chloride in the matchstick had to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion। तो जैसे ही वो फॉस्फोरस कौन सा, देखो रबिंग सरफेस सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फॉस्फोरस, जो रेड फॉस्फोरस था रफ सरफेस पर वो जब व्हाइट फॉस्फोरस में चेंज होगा तो क्या होगा, उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे क्या होगा, जो पोटेशियम क्लोराइड था वो हीट प्रोड्यूस करेगा जब आप उसे सरफेस पे रबिंग करेंगे, जिससे कि जो आपका पोटेशियम क्लोराइड है वो हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करते जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसमें कंबशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैच बॉक्स पर रेड फॉस्फोरस प्लस ग्लास पाउडर और जो मैच स्टिक है उस पर था हमारा व्हाइट फॉस्फोरस एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड था। जैसे ही आप रबिंग करते हैं तो जो आपका रेड फॉस्फोरस था वो व्हाइट फॉस्फोरस में चेंज होगा, और चेंज होगा तो क्या होगा, उसी वक्त जो हमारा ये पोटेशियम, हमारा जो पोटेशियम था, पोटेशियम ट्राई जो क्लोराइड था, वो पोटेशियम क्लोराइड जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगा और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या आता है कि जो हमारा ये आपको एक एक्टिविटी बता रखा है इसमें कि आपके पास दो पेपर का आपने कप बना लिया, उस कप के अंदर आपने एक में वाटर डाला, एक में वाटर नहीं है, आप उसे कैंडल से जला रहे हो, तो जिसमें वाटर है वो धीरे धीरे जलना स्टार्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर है, इसने क्या किया, इस पेपर के टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दिया, यानी इसका जो इग्निशन टेम्परेचर था जिस पर ये जलना स्टार्ट हो रहा था वो टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि पानी ने क्या किया, जैसे ही आप इसे हीट दे रहे हो, आप कैंडल से इसे जला रहे हो, लेकिन जो इसके अंदर वाटर है वो इसके इग्निशन टेम्परेचर तक इसे पहुंचने नहीं दे रहा। जब तक वाटर गर्म नहीं हो पाएगा तब तक ये जलना स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जो सिंपल पेपर था जिसके अंदर आपने पानी नहीं डाला है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक हीट देते ही जल्दी से पहुंच जाएगा, किसके कंपैरेटिवली, जिसके अंदर आपने वाटर डाला है। तो इनमें से कौन सा पहले जलेगा, जिसके अंदर वाटर एब्सेंट है वो वाला कप जो है वो पहले जलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है, इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, इसी का आ रहा है, वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन। तो यही बता रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि वो इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दे रहा है पानी, तो जब पानी पहले गर्म होगा फिर ही वो जो पेपर है, जो आपने पेपर का कप जो बनाया वही जलना स्टार्ट होगा। फिर देखो हमारा नेक्स्ट आ रहा है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, कुछ सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल या केरोसिन, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। तो इनका इग्निशन टेम्परेचर कम है तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। देखो एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। जैसे ही आप अपने सिलेंडर का नॉब ऑन करोगे, फिर गैस जो स्टोव है उसका आप बर्नर ऑन करते हो, बर्नर ऑन करने के बाद हम लाइटर से जब उसको स्पार्क देते हैं तो वो स्पार्क आपको पता है बहुत कम टेम्परेचर की होती है, उस उतने कम टेम्परेचर से ही हमारा जो बर्नर है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो उसमें एलपीजी गैस है, वो उस एलपीजी गैस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। फिर देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी आप फायर पे कंट्रोल कैसे करोगे, यानी कंबशन की प्रोसेस को कैसे आप रोक दोगे। तो इसके लिए हमने 3 पॉइंट स्टडी किए थे, रिमूव द substance, combustible substance, remove the heat and remove the
ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन इन्वायरमेंटल जो एयर थी उससे कांटेक्ट आपका उसका रिमूव कर दो। तो हमने देखा था कि कंबस्टेबल जो हमारा सब्सटेंस था उनको आप हटा दो सबसे पहले तो, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जब हम कंबस्टेबल सब्सटेंस को नहीं हटा पाते हैं। तो देखो तब हमें क्या करना चाहिए, हम वहां वाटर या फिर एयर का कांटेक्ट हटाएंगे वहां से, या तो उस पर आप वाटर डालो या फिर आप एयर से उसका कांटेक्ट हटाओ, अगर कंबस्टेबल सब्सटेंस को आप वहां से नहीं हटा पा रहे हैं तब। अब देखो क्या आता है कि जो सबसे पहले आप कंबस्टेबल सब्सटेंस को हटाएंगे। देखो दीज आर फ्यूल, यानी जो रिक्वायरमेंट है, जो जिनको आपको रिमूव करना है वो कौन कौन से फैक्टर हैं, फ्यूल है, एयर यानी सप्लाई ऑक्सीजन का सप्लाई, एंड हीट जो है आप उसे रिमूव कर दो, उसे डिक्रीज करो आप। तो फिर क्या होगा, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। इनमें से आप अगर एक को या फिर एक से ज्यादा को अगर यहाँ से आप रिमूव कर दोगे, मान लो आपने फ्यूल को कंबस्टेबल सब्सटेंस को रिमूव कर दिया तो जितनी आग लग चुकी है वही रहेगी, वो स्प्रेड नहीं हो पाएगी। और अगर आप एयर को वहां से, एयर का कॉन्टैक्ट वहां से हटा रहे हो तो कंबशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी फैक्टर था। अगर आप वहां से ऑक्सीजन को एब्सेंट कर रहे हो, ऑक्सीजन वहां से हटा रहे हो, उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट तोड़ रहे हो हमारे कंबस्टेबल सब्सटेंस का, तो क्या होगा, वो अपने आप जलना बंद हो जाएगा। और अगर आप वहां से हीट को कम कर रहे हो, हीट को डिक्रीज कर रहे हो, तो हीट को डिक्रीज करने के लिए आप वाटर का यूज करोगे। तो और वाटर का यूज क्यों करें, क्योंकि हम जब वाटर कंबस्टेबल सब्सटेंस पर डालेंगे तो वाटर का टेम्परेचर क्या है, ऑलरेडी कम है। जैसे ही वो कंबस्टेबल सब्सटेंस के ऊपर जाएगा वो वहां क्या करेगा, उस कंबस्टेबल सब्सटेंस का टेम्परेचर कम कर देगा। जैसे ही कंबस्टेबल सब्सटेंस का टेम्परेचर कम होगा यानी इग्निशन टेम्परेचर कम होगा और हमारा जो सब्सटेंस है वो जलना बंद हो जाएगा, यानी आग पर हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर जब कभी भी आग, हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर ऑयल के कारण आग लगे तो वहां हम वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो वहां हम वाटर का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण आग लगी हो तो वाटर क्या है, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जैसे ही आप उस पर पानी डालोगे आपके करंट आ जाएगा, आपको शॉक लग सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट हमने देखा था कि जो पेट्रोल वगैरह के कारण आग लगे तो वहां भी आप वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो वाटर है वो ऑक्सीजन पेट्रोल की कंपैरेटिवली हैवी है। हैवी होने के कारण वाटर सरफेस पर नीचे चला जाएगा और हमारा पेट्रोल ऊपर है। तो जो जिसके कारण आग लगी है वो सब्सटेंस आपका ऊपर रह रहा है, आप उसका टेम्परेचर कम नहीं कर पा रहे, उसका हीट जो है उसको रिमूव नहीं कर पा रहे, तो क्या आग बुझ जाएगी, नहीं बुझेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करेंगे तब क्या होगा, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली थोड़ा हैवी है, तो क्या होगा, वो कंबस्टेबल सब्सटेंस के चारों तरफ कवरिंग कर लेगी। उस कवरिंग के कारण ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं रहेगा और आग जो है बुझ जाएगी। तो देखो इसमें आपके इस पॉइंट में यही बताया है कि जब भी यहाँ पर आपको बताया कि आप ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिलेंडर भी हम यूज करते हैं। देखो क्या बताया है, इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर वाटर मैनी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डॉज द फायर, वाटर इज आल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। ऑयल या पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण अगर कहीं भी आग लगे तो आप वहां पर वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर, CO2 being heavier than, क्यों करते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हैवी है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली, कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, का ब्लैंकेट के जैसे वो उसको कवर कर लेगी। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन से जो कॉन्टैक्ट है उसको कट कर देती है। द फायर इज कंट्रोल्ड। The added advantage of CO2 is that in the most cases it does not harm the electrical equipment, यानी जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और पेट्रोल के कारण या किसी ऑयल के कारण आग लगे तो वहां हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। फिर देखो हमारा इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है,
हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सप्लाई कैसे होती है? इट कैन बी स्टोर्ड एट, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको सिलेंडर के अंदर बहुत हाई प्रेशर पर डाला जाता है, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। देखो क्या है, हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स, इन व्हाट फॉर्म? इन द एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर। हमने क्या पढ़ा था कि एलपीजी गैस को सिलेंडर में स्टोर किस फॉर्म में किया जाता है? एलपीजी की लिक्विड फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है, क्योंकि जैसे आप गैस पर हाई प्रेशर डालोगे तो जो गैस स्टेज है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। When released from the cylinder, CO2 expands enormously in volume and cools down, so it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. और ये जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर कम कर देगी। That is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get CO2 is to release a lot of ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हमारे पास कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिल पा रही है तो ऐसे सिचुएशन में हम बेकिंग पाउडर यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। जिस भी सब्सटेंस पर आग लगी है आप वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर जो है आप उसको वहां डाल दीजिए, तो वो जो आग है वो वहां से बुझ जाएगी, क्योंकि जो हमारा बेकिंग पाउडर सोडा है, ये बेकिंग सोडा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही रिलीज करता है। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ कंबशन। हमने 3 टाइप्स के कंबशन स्टडी किया था, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन का हमने स्टडी किया था। तो जो हमारा रैपिड कंबशन था उसमें हमने देखा था कि बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत स्पीडली आपके पास हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे हमने बोला था रैपिड कंबशन। फॉर एग्जांपल हमने गैस स्टोव का एग्जांपल लिया था। फिर हमारा इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है गैस स्टोव का एग्जांपल, जिसमें कि बहुत हल्का सा स्पार्क देने से ही गैस बर्नर जो है वो फ्लेम के साथ जलना स्टार्ट हो जाता है। द टाइप ऑफ कंबशन, जो सेकंड टाइप हमने पढ़ा था वो था स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन में भी हमने पढ़ा था कि सडनली कोई चीज बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने इसमें देखा था फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है वो आपका रूम टेम्परेचर पर भी जलना स्टार्ट हो जाता है। रूम टेम्परेचर पर आपकी नोटबुक नहीं जलती, इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो पेपर है यानी आपकी जो नोटबुक है जिस पेपर की बनी है उस पेपर को जलने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जो कि रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। रूम टेम्परेचर उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं है, उससे ज्यादा जो टेम्परेचर चाहिए, जैसे ही आप उसे थोड़ा सा हीट दोगे यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर आपने इग्निशन टेम्परेचर जितना था वहां तक उसका आपने टेम्परेचर कर दिया जिससे कि वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो फॉस्फोरस है वो रूम टेम्परेचर पर जल जाता है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर ही उतना है, इसीलिए वो हमारे रूम टेम्परेचर पर भी जलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम उसे वाटर में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि वाटर का टेम्परेचर कम है, तो वो फॉस्फोरस का टेम्परेचर अपने आप कम कर देता है। नेक्स्ट कंबशन जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एक्सप्लोजन का पढ़ा था कि एक्सप्लोजन जो है उसमें लाइट, हीट और साउंड प्रोड्यूस होता है। जब कंबशन की प्रोसेस में लाइट, हीट और साउंड तीनों प्रोड्यूस होते हैं तो उसे हमने कहा था एक्सप्लोजन। फॉर एग्जांपल हमने पटाखों का देखा था कि जब भी हम पटाखे बजाते हैं तो फिर क्या होता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, लाइट प्लस हीट भी प्रोड्यूस होगा। इसका रीजन क्या था साउंड प्रोड्यूस होने का, कि जो पटाखों के अंदर जो केमिकल्स डाला हुआ है, जो क्रैकर्स के अंदर जो केमिकल्स है, जैसे ही आप उसे हीट दोगे तो वो जो केमिकल्स है वो गैसेस रिलीज करेगा और बहुत स्पीडली रिलीज करेगा। तो उन गैसेस रिलीज होने के कारण ही क्या आता है, साउंड आता है। तो ये था हमारा एक्सप्लोजन कंबशन। इसमें एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स, यानी प्रेशर से वो केमिकल्स से जो गैसें बनी वो एक बहुत हाई प्रेशर से रिलीज होती जिससे कि साउंड प्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट हमने पॉइंट देखा था हमारा आता है फ्लेम का, कि ये जो फ्लेम आपको दिखाई दे रही है, ये जो फ्लेम है, इस फ्लेम के कौन कौन से पार्ट, हमने इनके बारे में डिटेल में स्टडी किया था कि जो पार्ट हमें लाइट और हीट प्रोड्यूस कर रहा है वही फ्लेम है। तो आग का एक पार्ट है फ्लेम, हमने ये चीज पढ़ी थी। तो जो फ्लेम है उसके स्ट्रक्चर में बेसिकली हमने देखा था कि टोटल 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे कि आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर जोन के बारे में स्टडी किया था।
जो किसी भी फ्लेम का जो आउटर जोन है, आउटर जोन का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत हाई होगा और ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। मिडल जोन का टेम्परेचर मॉडरेटली हॉट होगा और ये येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है। और जो हमारे इनर जोन था उसका टेम्परेचर लेस हॉट होता है, यानी बहुत कम होता है और एक ब्लैक कलर का पार्ट होता है। देखो आपने एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखा होगा, जब भी कोई सब्सटेंस जलता है तो यानी उन जो सब्सटेंस जल रहा है अगर उसमें फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां सब्सटेंस का वेपोराइजेशन हो रहा है। देखो, द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, अगर बर्निंग की प्रोसेस के दौरान उसका वेपोराइज हो रहा है वो सब्सटेंस, तो वो फ्लेम के साथ बर्न होगा। और अगर वेपोराइज नहीं हो रहा है तो उसमें ओनली फॉर ग्लो होगा। फॉर एग्जांपल चारकोल में देखो, फॉर द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गेव फ्लेम फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स rise through the wick and are vaporized during burning and form flames। और फिर आता है चारकोल का एग्जांपल आता है। चारकोल हमेशा एक ग्लो के साथ बर्न होता है, क्योंकि ये जब बर्न होता है, इसका जब कंबशन होता है तो ये फ्लेम इसका वेपोराइज नहीं होता है इसमें सब्सटेंस। देखो, डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम इन एक्टिविटी 6.6। यहाँ देखो आपको एक एक्टिविटी बताया है, देखो, could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of flame produced। यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा होगा कि चारकोल तो सबने बर्न होते देखा है कि जब चारकोल बर्न होता तो एक ग्लो के साथ ही हमेशा बर्न होगा। फिर देखो हमने देखा था कि वेपोराइज्ड हो रहा है और नहीं हो रहा है, इसके बेस पे हमने फ्लेम देखा था कि फ्लेम आएगा या फिर ओनली फॉर ग्लो आएगा। फिर हमने इसी में देखो हमारा जो सेकंड हमने पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि ल्यूमिनियस फ्लेम और नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम पढ़ी थी हमने। जो ल्यूमिनियस फ्लेम है वो लाइट गिविंग फ्लेम होती है, यानी ल्यूमिनियस फ्लेम कैसे कलर की होगी, येलो कलर की होगी। और जो नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम थी वो हमने पढ़ी थी कि उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, यानी नॉन लाइट गिविंग फ्लेम था। देखो क्या है, व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट ऑब्लिक स्लाइड इनटू द ल्यूमिनियस जोन ऑफ फ्लेम। तो ल्यूमिनियस जोन कौन सा था, जो येलो पार्ट होता है वो ल्यूमिनियस जोन था। यानी ये आपको बोल रहे हैं कि आपके पास एक कैंडल बर्न है, उसके ऊपर जब आप एक ग्लास का स्लाइड लेकर जाते हो तो थोड़ी देर रखने के बाद आपको पता लगेगा कि वो ब्लैक कलर का हो जाता है। इसका ब्लैक कलर का होने का रीजन ये है कि इससे अनबर्न जो कार्बन पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स के कारण इसका कलर ब्लैक हो जाता है। देखो क्या है, hold it there with a pair of tongues for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? A circular blackish ring, ये blackish color की एक ring बन जाएगा। Ring is formed on the glass plates oblique slide. It indicates the deposition of unburned carbon particles। यानी जब भी combustion का process हो रहा है तो कुछ substance ऐसे हैं जिनसे unburned जो carbon particles है वो release होंगी, उनके कारण ही जो ये स्लाइड है उस पर ब्लैक कलर का एक रिंग बन जाता है इन द ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम। और जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है ये ल्यूमिनियस जो फ्लेम होगी, यानी जो येलो कलर की हमारी फ्लेम है इस येलो कलर की फ्लेम में प्रेजेंट होते हैं। होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। अगर आप कॉपर कोई वायर है आपके पास, अगर उसको आप फ्लेम में रखते हैं तो वो भी क्या होगा, नोटिस द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। ये जो वायर का जो पार्ट था जो आपने फ्लेम में कर रखा था वो रेड कलर का हो जाता है। तो देखो, डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज ए हाई टेम्परेचर। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। यानी ये जो अगर आपने इसको नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम में रखा है, अभी मैंने बताया कि ल्यूमिनियस फ्लेम और नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम, जो ल्यूमिनियस फ्लेम है वो एक येलो कलर की फ्लेम होगी, इसका टेम्परेचर कम होगा क्योंकि यहाँ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये हमने पढ़ा था। और इसका कलर कैसा होगा, येलो। और जो हमारी नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम थी उसका कलर था ब्लू, यानी इसका टेम्परेचर बहुत हाई था। फिर देखो, गोल्डस्मिथ जो है वो देखना कभी भी वो हमेशा जो फ्लेम का जो आउटर जोन है यानी जो ब्लू कलर का फ्लेम है उसे ही यूज करता है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है।
अब देखो यहाँ फ्लेम के टोटल आपको 3 जोन बता रखे हैं, इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। जो इनर मोस्ट जोन है उसमें अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स प्रेजेंट होती है, यानी इसका कलर होगा ब्लैक। और जो मिडल जोन है इसके अंदर ये पार्शियली कंबशन होता है, इसका कलर होगा येलो, यानी यहाँ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। आउटर जोन जो है उसमें कंप्लीट कंबशन होगा, यानी सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर होगा ब्लू। अब देखो जो हमारा इनबर्न था, जो हमारा इनर मोस्ट जोन था उसका टेम्परेचर कैसा था? बहुत लो। जो मिडल जोन था उसका मॉडरेटली हॉट, और जो हमारा आउटर जोन था उसका टेम्परेचर हाई होगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है, व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल क्या है? हमने फ्यूल में देखा था कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं वो फ्यूल है। हमने फ्यूल की स्टेट के बेसिस पे 3 टाइप्स के फ्यूल स्टडी किए थे, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल एंड गैसेस फ्यूल। लिक्विड फ्यूल फॉर एग्जांपल केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, और गैसेस फ्यूल में हमने देखा था एलपीजी गैस, सीएनजी गैस। और जो सॉलिड फ्यूल था उसमें हमने चारकोल का देखा था कि जो चारकोल है वो एक सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर देखो जो फ्यूल की एफिशिएंसी थी उसको हमने किसमें शो किया था? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, यानी आपके पास कोई भी फ्यूल है या कोई भी सब्सटेंस है वो कितना हीट आपको डिराइव कर रहा है। जो हीट वो डिराइव कर रहा है, जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वही क्या? उसका कैलोरीफिक वैल्यू है। जिस फ्यूल का जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है वो उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। और कैलोरीफिक वैल्यू को हमने किस में रिप्रेजेंट किया था? किलो जूल पर केजी इसकी यूनिट है, यानी ऐसा यूनिट जो है कैलोरीफिक वैल्यू की वो है किलो जूल पर केजी। फिर देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें देखा था कि जो हाइड्रोजन है उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होता है। कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल पर केजी में रिप्रेजेंट करेंगे, और हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, यानी जब भी कोई सब्सटेंस बर्न होता है तो उससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। तो इसमें हमने देखो क्या स्टडी किया था? कार्बन फ्यूल लाइक्स वुड कॉल पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, यानी जब भी आप किसी फ्यूल को बर्न करते हैं उसे अगर वो कंप्लीटली उसका कंबशन नहीं हो रहा है तो वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में रिलीज करेगा, और वो हमारे सराउंडिंग की जो एयर है उसमें जाकर मिक्स हो जाएंगे। और जब हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो वो कार्बन पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचकर अस्थमा जैसे डिजीज डेवलप कर देते हैं, उसका कॉज बन जाता है। फिर नेक्स्ट सेकंड हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और कंबशन की प्रोसेस में हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होगा। लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तब कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी, जो कि बहुत डेंजर है। कैसे डेंजर है? क्योंकि ये गैस क्या होती है? हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की हो जाएगी जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाएगा हीमोग्लोबिन, तो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो इससे हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना लेगी और हमारी बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमने इसमें पढ़ा था, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। कुछ फ्यूल ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। देखो एलपीजी, सीएनजी जो गैस है ये किसी भी जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस है उनको रिलीज नहीं करती, जो पॉइजनस गैसेज है उनको रिलीज नहीं करती। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का हमने इफेक्ट देखा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका क्या इफेक्ट है। अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब वो कंटिन्यू रिलीज होगी कंबशन की प्रोसेस के दौरान तो क्या होगा? हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो यानी ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ जाएगी, और ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ गई तो जो आइसलैंड पर आइस है वो सारा मेल्ट होगा, हमारे अर्थ पर जो ओशियंस है उनके अंदर वाटर का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे हमारे अर्थ पर क्या होगा? फ्लूडिंग का कंडीशन डेवलप होगा। तो देखो increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming, ये global warming को बढ़ा देता है। फिर देखो global warming is the rise in temperature of atmosphere of the earth. This result among other things in the melting of polar glaciers
which leads to a rise in the sea level causing floods in the coastal areas. Low-lying coastal areas may even be permanently submerged under water. फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि एसिड रेन के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी ये कॉल या फिर जो डीजल है जब भी बर्न होते हैं तो इनसे कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ये जो गैसेज इससे रिलीज हो रही है, ये गैसेज जो जैसे ही हमारे इन्वायरमेंट की मॉइस्चर या फिर वाटर से रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करके ये एसिड का फॉर्मेशन कर देती है और ये फिर एसिड हमारे अर्थ की सरफेस तक रेन के थ्रू पहुंचता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और धीरे धीरे और जो बिल्डिंग्स है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखो इट इज एन एक्सट्रीमली suffocating and corrosive gas. Moreover, पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसेज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो पेट्रोल इंजन है वो कार्बन जो पेट्रोल इंजन है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी रिलीज करते हैं और जो डीजल या कोल जो है वो सल्फर ऑक्साइड को रिलीज करेगा और जो पेट्रोल इंजन है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रिलीज करेगा। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फ्रॉम एसिड्स। Such rain is called acid rain. It is very harmful for crops, building and soil. You have already learnt about in the class 7th. The use of diesel and petrol as fuel in automobiles is being replaced by CNG. क्योंकि जो हम एलपीजी या सीएनजी जो पेट्रोल या डीजल का जो यूज कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में, उसकी बजाय हमने सीएनजी का यूज करना चाहिए क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जो सल्फर के ऑक्साइड इनसे रिलीज हो रहे थे वो रिलीज नहीं होंगे, एसिड रेन नहीं हो पाएगा। Because CNG produces the harmful products is very small amount, CNG is a cleaner fuel. फिर देखो जो इस चैप्टर में हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो देख लो एक बार कि द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टेबल। जो सब्सटेंस एयर की प्रेजेंस में कंबशन शो करा उसको हमने कंबस्टेबल बोला और जो कंबशन की प्रोसेस को शो नहीं करता है वो होगा नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन। कंबशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन, हीट और ये कंबशन की प्रोसेस के लिए हमने देखा था ऑक्सीजन नेसेसरी, हीट नेसेसरी और हमारे पास एक कंबस्टेबल सब्सटेंस होना भी कंपलसरी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। Ignition temperature is the lowest temperature at which a combustible substance catch fire, यानी वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी combustible substance फायर को कैच कर लेता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यानी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो थे जो बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर पर जलना स्टार्ट हो जाते हैं। हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, यानी रिड्यूसिंग हीट, रिड्यूसिंग कंबस्टेबल सब्सटेंस एंड रिड्यूसिंग ऑक्सीजन सप्लाई। फिर था वाटर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर्स। वाटर का हम कॉमनली फायर्स को कंट्रोल करने में यूज करते हैं, लेकिन कहाँ नहीं करते, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या ऑयल के कारण अगर फायर लगे तो वहाँ हम वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल्स। There are various types of combustion such as rapid combustion, spontaneous combustion and explosion। इनका तीनों का हमने डिटेल में स्टडी किया। रैपिड कंबशन में हमने एलपीजी गैस का लिया एग्जांपल, स्पॉन्टेनियस कंबशन में हमने फॉस्फोरस का एग्जांपल स्टडी किया और एक्सप्लोजन में हमने क्रैकर्स का एग्जांपल स्टडी किया। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है देयर आर 3 डिफरेंट जोन ऑफ ए फ्लेम, डार्क जोन, ल्यूमिनियस जोन एंड नॉन ल्यूमिनियस जोन। डार्क जोन यानी इनर जोन, ल्यूमिनियस जोन यानी मिडल जोन यानी जो येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है, जो लाइट गिविंग फ्लेम है वो वाला जोन, और नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम जोन वो होता है जो आउटर जोन है यानी जो ब्लू कलर का है, नॉन लाइट गिविंग जो पार्ट था वो था हमारा नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम। इस पार्ट का नॉन ल्यूमिनियस का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, ल्यूमिनियस का टेम्परेचर मॉडरेट होगा एंड डार्क जोन का टेम्परेचर बहुत कम होगा। An ideal fuel is a cheap, readily available, readily combustible and easy to transport। हमने गुड फ्यूल के जो कैरेक्टर्स थे उनमें पढ़ा था। It has high calorific value। हीट का जितना जिसका फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू जितना ज़्यादा होगा यानी वो उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेज और रेजिड्यूज दैट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। और वो फ्यूल जो अच्छा एक गुड फ्यूल जो है
गुड फ्यूल कभी भी जो पॉइजनस गैसेज है उनको रिलीज नहीं करेगा, बहुत कम अमाउंट में रिलीज करेगा। फ्यूल्स डिफर इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू of its calorific value which is expressed in unit of kilojoule per kg. Next देखो, unburned carbon particles in air are dangerous pollutants causing respiratory problem for asthma। अपने एग्जांपल देखा था। इनकम्प्लीट अगर कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कंबशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है तो क्या होगा, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ जाएगी। और जब पेट्रोल, हमारे पेट्रोल का जो इंजन है उससे क्या प्रोड्यूस होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और जो डीजल या चारकोल का जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे। ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मॉइस्चर यानी वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे, एसिड से एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एसिड फिर रेन के साथ हमारी अर्थ तक पहुंचता है, और पहुंचने के बाद वो बिल्डिंग्स डैमेज होने लग जाते हैं उससे, या फिर हमारा जो अर्थ सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो ये कंबशन की प्रोसेस थी, ये कंबशन की प्रोसेस कुछ कंडीशन में हमारे लिए यूजफुल भी होती है, कुछ कंडीशन में हमारे लिए हार्मफुल भी होती है। तो हमने इस चैप्टर में टोटल हमने ये पढ़ा कि अगर कहीं भी, बहुत आपका डेली रूटीन में यूज होने वाला ये चैप्टर है कि अगर कहीं भी आग लग जाती है तो आप उसको कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, और अगर कोई भी मटेरियल हमारे लिए, जो हमारे लिए कंबशन नेसेसरी है, हमारे लिए यूजफुल जो कंबशन है, फिर वो यूजफुल कंबशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमने इन सब पॉइंट्स को इसमें स्टडी किया, और जो भी फ्लेम है उस फ्लेम के कितने पार्ट्स होते हैं, इन सब पॉइंट्स को हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। तो हमारा जो अपकमिंग सेशन रहेगा उसमें एनसीईआरटी के हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी। ओके, थैंक यू।